मित्रों, नमस्कार। बांका जिले का रजौन प्रखंड, यहाँ का एक विद्यालय है, प्रतिष्ठित विद्यालय शिव सुभद्रा। यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं नवरत्न मंडल से। इनसे हम कुछ शिक्षा पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। सर, अब कितने दिन से आप इस शिक्षा की दुनिया में हैं सर? शिक्षा जगत में हम मूलतः 2018 2000 अभी 22 चल रहा है जी ना। जी, मोटा मोटी 22 साल से हम हैं। 22 साल का लंबा 22 साल, अनुभव है। जी हाँ, 22 साल से। तो 22 साल में सर बिहार में कहाँ कहाँ सर आपने काम किया है सर? बिहार में हमको लगता है कि आपकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। हमको ऐसा लग रहा है कि पहले तो हम बिहार सरकार जो एफिलेटेड स्कूल था वहाँ से जुड़े रहे। बगल में जो अपना एक RSJ कॉलेज है, इसमें भी व्याख्याता के तौर पर कार्य किए। उसके बाद हमारे निकट में एक हाई स्कूल था, एफिलेटेड हाई स्कूल था, वहाँ भी मैंने सेवा दी। यदि उस सब को जोड़ दिया जाए, कॉलेज की सेवा और प्लस इधर की जो सेवा है, तो मुझे लगता है कि 25 साल से ऊपर शिक्षा जगत में मेरा हो जाएगा। और जब से भी मैंने शुरू किया है, ठीक है, तो हमको लगता है कि लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। एक प्रधानाचार्य के रूप में मैंने सर्वप्रथम डेहरी ऑन सोन में योगदान दिया। उसके बाद औरंगाबाद आए, उसके बाद बाढ़ आए, उसके बाद जमालपुर आए, फिर जमालपुर से आरा गए, ठीक है, आरा से फिर बौसी आना हुआ, फिर बक्सर गए, बक्सर फिर सहरसा आए, सहरसा से फिर यहाँ तारापुर मुंगेर जो पारामाउंट एकेडमी वहाँ आए, वहाँ से संप्रति अभी यहाँ पर जो है 2016 से हम इस शिव सुभद्रा पब्लिक स्कूल रजौन बांका का जो प्रतिष्ठित या सिरमौर विद्यालय है, इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कार्यरत हैं। लगभग बिहार आप घूम गए हैं सर। तो लगभग तो नहीं कहा जाए, क्योंकि बिहार का पैमाना तो बड़ा है, लेकिन अधिकांश जगह पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने शिक्षा जगत में काम करने का मुझे आपको मौका किस मिला। जिला में सर शिक्षा में काम करने में ज़्यादा आनंद आया सर? यदि हमको पूछा जाए तो हमको सबसे अच्छा आनंद और समाज का सकारात्मक सहयोग मिला तो बाढ़ में मिला। जबकि लोगों ने मुझे डराया कि बाढ़, आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, बाढ़, तो रोंगटे लोग खड़े कर देते, अरे बाप, वहाँ के लोग, वहाँ तो लोग इतने डरावने हैं। लेकिन हमको लगता है कि जितना सहयोग वहाँ पर हमको मिला समाज से, और जितना मैंने खुल कर के कार्य किया, ठीक है, आज तक वैसा अनुभव, सुखद अनुभव हमको प्राप्त नहीं हुआ। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यदि हमको पुनः मौका मिले तो बाढ़ में हमको दे दिया जाए या मिल जाए सौभाग्य से कहीं किसी भी तरह से, तो हम वहाँ जाने के लिए आज भी तैयार हैं। इसलिए इतना सौभाग्य, मतलब इतना सुखद अनुभव रहा, इतना सहयोग मिला कि कहने की बात नहीं। पहले डरते थे लोग, डरा दे, हम तो डरते नहीं थे, लेकिन डरा दिए थे लोगों ने, भय था, लेकिन उस तरह का भय हमको 1% भी वहाँ प्राप्त नहीं हुआ। तो इतना सुंदर शैक्षणिक समाज होने का क्या कारण लगता है, शिक्षा या कुछ और? शिक्षा का तो है ही, शिक्षा से जुड़ाव और अपना जो आचार विचार व्यवहार, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका भी प्रभाव रहा। क्योंकि वहाँ हम जाति वर्ग धर्म के साथ जुड़ करके, और जो भी हम कार्यक्रम स्कूल में कराते थे तो पूरे समाज को जोड़ते थे, चाहे गरीब समाज हो, ऊंच नीच कहीं कोई भेदभाव नहीं रहता था, अमीर हों वगैरह हों, सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते थे। वो भी हमको इज्जत देते थे, हम भी उनको इज्जत देते थे। और हमको लगता है कि बाढ़ तो अनुमंडल है, जिला तो घोषित नहीं हुआ है, बाढ़ अनुमंडल है। हमको लगता है कोई ऑफिसर वहाँ, कोई भी पदाधिकारी नहीं होंगे कि जो हमारा विद्यालय वहाँ नहीं आए होंगे। उनको मैंने सादर आमंत्रित ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं किए होंगे, चाहे वो BDO साहब हों, CO साहब हों, BEO साहब हों, SDO हों, DSP हों, थाना के जो इंचार्ज हैं वो हों, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे सरकारी पदाधिकारी में जिसको मैंने वहाँ आमंत्रित नहीं किया। और हमको लगता है कि बाढ़ अनुमंडल या पटना जिले का ही, या साथ ही साथ यदि बिहार के लेवल पर हम कह दें तो वहाँ की जो NTPC है वह तो सिरमौर है, वह तो नेशनल स्तर का है, लेकिन बिहार का समझिए एक धरोहर है जी जी। अभी आज के डेट में। वहाँ पर एक RS सिंह, राधे श्याम सिंह जनरल मैनेजर वहाँ आए थे, और उनको मैंने सामने एक कार्यक्रम में, एक विदाई समारोह मैंने रखा था।
वहाँ पर 10th के बच्चों का जो सीबीएसई बोर्ड में अपियरिंग कैंडिडेट थे उनका मैंने विदाई समारोह रखा था और उनको मैंने सादर आमंत्रित किए थे। और वहाँ के जो तत्कालीन जो एएसपी साहब थे अमित कुमार, उनको भी हम सादर आमंत्रित किए थे। अर्थात एक चीफ गेस्ट ये थे, राधे श्याम सिंह जनरल मैनेजर थे एनटीपीसी बाढ़, और वहाँ के जो एएसपी साहब थे आईपीएस अफसर थे, तो उनको भी मैंने सादर आमंत्रित किया था। और उन दोनों अधिकारी का इतना सहयोग वहाँ मिला, इतना सहयोग मिला हमको कि उसका वर्णन यदि हम करें तो वो कम पड़ जाएगा। राधे श्याम बाबू का कहना था कि स्कूल में जो भी हम कार्यक्रम कराते थे सारा खर्च वो देने लगे, प्लस जो चापाकल बच्चों के लिए हमको लगता है ये सब गड़वाते हैं तो 25-50 हज़ार वो अपने फंड से यानी एनटीपीसी के फंड से ऐसे लगवा देते थे। चारदीवारी मैंने कराई तो वहाँ वो डिस्प्यूटेड लैंड था, वहाँ का जो थोड़ा सा स्थानीय यादव समुदाय के लोग थे वो इंक्रोचमेंट कर लिए थे। तो अमित सर के माध्यम से और थाना पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस इंक्रोचमेंट को वहाँ से जो ये क्या कहते हैं जो वो जमीन स्कूल की ये ले लिए थे, ज़बरदस्ती कही जाए, उसको मैंने खाली कराया और बाउंड्री उन्हीं लोगों से करवाया। पूरा प्रशासनिक पूरा क्षमता से जो है हाँ, आप पूरा उसका प्रशासन का सहयोग। और ऐसा नहीं कि हम उनको कोई पैसे देते थे, रिश्वत देते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ मेरा मतलब आचार व्यवहार खर्च होता था और उसी पर उन लोगों का सहयोग मिलता था। सर अब विद्यालय प्रबंधन में तो बहुत कुशल है सर आप। एक शिक्षक कैसे इसे आप अमल में लाते हैं सर शिक्षक के रूप में? ये आपकी मान्यता हो सकती है कि हम कुशल हैं, लेकिन हम अपने को कुशल नहीं समझते हैं, सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं कि और कुशल हों। और यदि कोई व्यक्ति कह देते हैं कि हम बहुत कुशल हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कुशलता पर प्रश्न चिन्ह उठ जा सकता है। इसलिए हम सीखने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। आपकी नज़र में हम कुशल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हम में कमी है, सीखने की ज़रूरत है और अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा हम करें। तो जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो हम भी बहुत सहयोग करते हैं। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम कार्य करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम कंप्लीट शिक्षक हैं, पूर्ण शिक्षक हैं। कोई कंप्लीट इस दुनिया में नहीं है, सब लोग अपूर्ण हैं। और कोई कह देते हैं कि हम पूर्ण हैं, तो मैं समझता हूँ कि या तो खुद वो बेवकूफ़ है या किन्हीं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हम भी अभी सीखते हैं और सिखाते भी हैं, सीखेंगे तब न सिखाएंगे। इसलिए मैं अपने को इनकम्प्लीट ही समझता हूँ और कंप्लीशन की कोई सीमा है नहीं। और सर किस विषय के सर आप शिक्षक हैं? हम मूलतः अंग्रेजी और हिंदी के हैं, और ऐसे तो कला के क्षेत्र का जितना विषय है और साइंस भी हम ले लेते हैं, ठीक है। किसी को पकड़ में नहीं आएगा कि इनको ज्ञान वैसा नहीं विद्यार्थी है। किसके आप रहे हैं सर? हम विद्यार्थी अंग्रेजी के रहे हैं और हिंदी सर के रहे हैं। साहित्य से आपका लगाव है सर। आपको क्या लगता है सर साहित्य के प्रति अभी के बच्चों में संवेदना रह गई है सर? संवेदना तो बहुत है, उसे जगाने की आवश्यकता है। होता क्या है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं प्राय वो होते हैं क्या कि वो साइंस और मैथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन यदि हमारी शैली अच्छी रहती है, पढ़ाने की शैली, और उनके दिमाग तक यदि साहित्य की बात हम यदि वहाँ पहुँचाते हैं तो ज़रूर वो टिकाऊ होती है। मैं तो मतलब घमंड नहीं करता हूँ, बल्कि स्वाभिमान करता हूँ कि जहाँ भी हम कक्षा लेते हैं 9th में, 10th में या 8 में, हिंदी ही हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लालायित रहते हैं कि मतलब उनकी घंटी हो। और यदि हम 1-2 दिन यदि क्लास नहीं ले पाते हैं तो बच्चे ज़रूर ये कहते हैं कि सर देखते आज नहीं आए हैं, सर आज नहीं आए हैं। ये हमको सुनने को, या जैसे कहीं चले गए, एक दिन कक्षा नहीं लिए 10th में या और कहीं 10वीं में, तो दूसरे दिन सर कल आप नहीं आए, सर कहीं गए थे क्या? तो कल तो क्या हुआ भाई, कल नहीं आए थे? तो सर अच्छा नहीं लगा, आप आते हैं तो थोड़ा सा मतलब इस तरह का भाव बच्चों का सुनने को मिलता है। और मुझे भी खुशी रहती है क्योंकि जो पढ़ाने की जो शैली है उनके दिल और दिमाग तक मैं पहुंचता हूं। और ये मेरा प्रयास नहीं रहता है कि हम कोर्स जल्दी कंप्लीट कर दूं। हमको मतलब ये भी स्वाभिमान है कि कोई चैप्टर हम यदि पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि कम से कम 6 दिन 7 दिन हमको लग जाते हैं उसको पूरा करने में। सर हम कहना चाहेंगे कि क्लासरूम में तो हर स्तर के बच्चे होते हैं। कमज़ोर जो बच्चे होते हैं सर उनके लिए आप क्या करते हैं? कैसे उनको ग्रोथ करते हैं? कैसे पढ़ाते हैं सर उनको? उनके लिए जो भी बच्चे हमारे क्लास में, चूँकि
जैसा मेरा छोटा-सा अनुभव है कि क्लास में 3-4 तरह के बच्चे रहते हैं। मानसिकता की दृष्टि से, बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से 3-4 तरह के बच्चे रहते हैं। एक तो है कि वो बहुत तेज़ है, कुछ तेज़ हैं, कुछ है कि सामान्य है और कुछ होता है कि वो एवरेज यानी औसत बच्चे हैं। तो कोई भी चैप्टर यदि हम पढ़ाते हैं कंप्लीट, तो उन्हीं लोगों पर हम छोड़ देते हैं कि आपको जहाँ से सवाल करना है। और हम ये भी बच्चों को कहते हैं कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न करें, उत्तर मेरा रहेगा। प्लस यदि कोई कमज़ोर बच्चे प्रश्न करते हैं, तो सारे बच्चों को का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित मैं करता हूँ कि देखिए, ये अमुक छात्र का, आपके मित्र का या आपके भाई का ये प्रश्न है, प्रश्न उनका है लेकिन सारे बच्चे सीखिए। या मान लेते हैं कोई तेज छात्र हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं, यदि वो भी प्रश्न करते हैं, तो सारे बच्चों को हम उसका उत्तर बताते हैं कि देखिए, ये अमुक छात्र का ये प्रश्न है, लेकिन सारे बच्चों के लिए उत्तर होगा। और सारे बच्चे बड़ी ही ध्यानपूर्वक, मनोयोग पूर्वक हमारी बात को सुनते हैं, हमारे उत्तर को सुनते हैं। और पढ़ाने के बाद जैसे कि हम लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धो करके उसको सुखा दीजिए, या उसके पहले हम लोग रिवाइव देते हैं, कड़े हो जाते हैं। यदि उस पर आयरन हम लोग नहीं करें, तो हमको लगता है कि वो कपड़ा पहनने में मज़ा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई में भी है कि आप उन्हें पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए, लेकिन जो अभिव्यक्ति कौशल है, यानी कि उससे हम उगलवा सकें कि मैंने जो उनको दिया, फिर हम उनको उगलवा सकें। उगलवाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। जैसे ओरल टेस्ट हम लेते हैं, मौखिक जांच लेते हैं, या कभी-कभी डिक्टेशन हम दिखाते हैं, या कोई प्रश्न अटेंडम, या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटेम्पोर। कभी-कभी एक्सटेम्पोर कराते हैं कि एक 2-4 10-20 पुर्जा ले लिए, कागज़ का टुकड़ा ले लिए और उसमें कुछ-कुछ विषय दे दिए, पुर्जा को बाँध दिए, ठीक है? और बच्चों के बीच रख दिया, आप इस स्लिप को उठाइए और खोलिए उसको। खोले, मान लेते हैं उस पर मिल गया कि टेलीविज़न, आप टेलीविज़न पर आपको अटेंडम बोलना है। या किन्हीं को प्रेमचंद कोई साहित्यकार हैं, प्रेमचंद के बाद आपको अटेंडम बोलना है, और आपकी इच्छा हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में बोलें। यानी इस प्रकार हम उनको बूस्टअप करते हैं। पुनर्बलन का आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सर। जी। सर, आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मोबाइल तो आज की ज़रूरत है, और मोबाइल विज्ञान की देन है, और विज्ञान तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वह हमारे यूज़ पर निर्भर करता है कि हम कितना उसका यूज़ यानी सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान ने हमें चाकू दी है, छुरी दी है, तो हम सब्जी भी काट सकते हैं, नाक भी काट सकते हैं, गला भी काट सकते हैं। ये हमारे, लेकिन अब उसके कारण हम विज्ञान को बदनाम नहीं कर सकते हैं कि विज्ञान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर, यह तो हमारे यूज़ पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार मोबाइल भी बहुत अच्छी चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है, लेकिन यदि हम उसको सही दिशा में, सीखने की दिशा में यदि हम प्रयोग करते हैं, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, समाज बहुत अच्छा कर सकता है। और जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो जिज्ञासु छात्र हैं, जो गुणवान छात्र हैं, वह उससे बहुत लाभान्वित होता है, क्योंकि उसमें यूट्यूब है, गूगल है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं कि, लेकिन हमको लगता है मिसयूज करने में कुछ ही छात्र हैं, लेकिन जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका सही दिशा में वो प्रयोग करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। कभी-कभी हम लोग भी यूज करते हैं, तो किसी चीज़ का अर्थ यदि नहीं समझे, तो गूगल पर देखें उसको, और वह इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहने की बात नहीं, और एक बात में हम लोग समझ जाते हैं। तो वही बात ये जो हम उसमें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी उसी वे में हम बताएं, उसी तरह की चीज़ उनके सामने परोसें। और मेरा तो प्रयास रहता है कि हमको लगता है कि सफल शिक्षक वही हैं। विद्वता भी ठीक है, विद्वता हमको लगता है कि सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि आपकी स्टाइल कितनी अच्छी है, आपकी शैली कितनी अच्छी है, कितना मतलब किस वे में आप उन बच्चों के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं और टिका सकते हैं। और यदि एक क्लास में यदि 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, यदि उसमें 40-50 बच्चे भी सीख गए आपकी बात, तो मुझे लगता है कि वो सफल शिक्षक हैं।
और यदि 10 बच्चे सीखे तो हम समझते हैं कि वो असफल शिक्षक हैं। और सर, क्लासरूम में तो आपके बच्चे आपसे लाभ लेते हैं। जी, कुछ अंत में हम संदेश वैसे बच्चों के लिए आपका लेना चाहेंगे सर, जो बच्चे कि आपके विद्यार्थी नहीं हैं, पर अभी देख रहे हैं आपको, उसे बच्चों को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं उन छात्रों से आग्रह करूँगा जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि समय का प्रबंधन निश्चित रूप से होना चाहिए उन छात्रों के लिए। यदि वो समय मैनेज कर लेते हैं, प्रबंध कहता है कि हर काम के लिए समय और हर समय के लिए काम। यदि ये उनके दिमाग में बात आ जाए, तो चूँकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन अपने दैनिक जीवन डे टू डे लाइफ में किसी व्यक्ति से आज तो हम बड़ा व्यस्त हैं, मुझे समय नहीं है, ये कहने को मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर काम के लिए समय और हर समय के लिए काम। यदि इस बात को यदि वो छात्र समझ लें और अंगीकार कर लें, जीवन में उतारें, उनको बहुत लाभ मिल सकता है। चूँकि बहुत जगह देखते हैं कि छात्र अपने समय को बर्बाद करते हैं, गलत काम में, गप-सप में, जबकि वो सही दिशा नहीं है। क्योंकि जो समय बीत जाता है, चला जाता है, वो लौट कर के आने वाला नहीं। यदि उस समय का प्रबंधन कर लें, सीखने की प्रवृत्ति रखें, प्रत्येक दिन सीखने की प्रवृत्ति रखें, हमको लगता है कि वो 2-2 ही वर्ड यदि सीखें, अंग्रेजी का या हिंदी का या संस्कृत का या जो जिस पर उनकी दिलचस्पी है, तो हमको लगता है कि 365 दिन साल में होते हैं, तो दूना हम कर देंगे तो उतने शब्द वो सीख जाएँगे। तो वो समय प्रबंधन की आवश्यकता है और उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम सीखने की प्रवृत्ति रखें। जैसे अभी हम ही लोग हैं, ठीक है? कि डबल एमए किए हुए हैं, लेकिन आज भी अध्ययन करते हैं। बच्चों के बीच जब हम ये बात बोलते हैं कि हम भी पढ़ते हैं, हम भी तो उनको लगता है, सर आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ कर के आते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ विद्या की कोई सीमा नहीं, विद्या तो अथाह सागर महासागर की तरह है, कोई उसका अंत और किनारा नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम भी समझते हैं कि हम भी एक विद्यार्थी हैं और एक सफल शिक्षक वही हो सकते हैं जो जीवन भर विद्यार्थी बन कर के रहे, छात्र बन के रहे, सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे, तभी वो सफल शिक्षक हो सकते हैं। उसी प्रकार चूँकि अभी समय है ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला घोट प्रतियोगिता है, इतना टफ कॉम्पिटिशन है, तो वैसे छात्र जो एवरेज हैं, जो सामान्य हैं, तो हमको लगता है कि उनको जीनियस में जीनियस बनना पड़ेगा, तेज में तेज बनना पड़ेगा, तभी वह सरकारी सेवा में या कॉम्पिटिशन के दौर में अपने को खड़ा कर सकेगा या अपनी पहचान वो अलग बना सकेंगे। अन्यथा फिर सामान्य रह जाएँगे, तो सामान्य की आज आज के समय में आज का जो डिमांड है, आज की जो माँग है, उसमें कहीं उनकी पूछ नहीं है, तेज में तेज बनना है। आजकल जो देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा का जो रिज़ल्ट आता है 1.4 में, 1.4 से आप पीछे रहते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। 1 नंबर से आप पीछे रहते हैं तो हज़ारों में आप पीछे चले जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वैसे छात्रों से हम आग्रह करेंगे कि आप सही दिशा में मेहनत करें और लगनशील रहें, जिज्ञासु रहें, सीखने की प्रवृत्ति रखें, संस्कारवान बनें, जिज्ञासु बनें, तभी आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। यानी भीड़ से अलग करें, अपने को सिद्ध करें कि हम भीड़ से अलग हैं। आप में वैसी क्षमता है, वैसी गुणवत्ता आपने विकसित की है या विकसित करने की कोशिश की है, तभी आप समाज के सामने टिक सकेंगे। वैसे छात्रों से आग्रह है कि आप लगनशील रहें, अध्ययन करें, सही दिशा में अध्ययन करें और समय का प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और जीवन में उतारें, तभी इस दौर में अर्थात ये गलाघोंट प्रतियोगिता के दौर में आप अपने को टिका सकेंगे। यही मेरा आग्रह है उन छात्रों से जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए हैं या प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। सर, आपने समय दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है कि इसका लाभ निश्चित रूप से देखने वाले बच्चों को पड़ेगा। जी आपका हाँ, जी हाँ, बहुत-बहुत निश्चित धन्यवाद रूप सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमरे जैसे कम यानी अज्ञानी लोगों को भी आमंत्रण आमंत्रण दिया है और कुछ से हमसे भी आप लोगों ने लिया है, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को भी आपने आमंत्रित किया है और 2 बात सीखने की और सिखाने की ये के लिए समय आपने दिया है और इसके लिए भी हम आभारी हैं, धन्यवाद के साथ आभारी हैं
और आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का मौका मिले कि सहर्ष उसमें हम भाग ले सकें और अपनी बात समाज के सामने रख सकें, उन छात्रों के सामने रख सकें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।